नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कबीर सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3, टीएमसी और जेएमएम को एक सीट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमानी जीत। बिना वीवीपैट ईवीएम पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। बीएसपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। यूपी निर्वाचन आयोग ने मांगी नई मशीन। किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार। कहा, मानवीय संवेदना की कमी। 2 सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। ईपीएफओ से 20 साल तक जुड़े रहने पर मिलेंगे अतिरिक्त 50,000 रुपए। मौत होने पर 2.5 लाख रुपए की मदद। सरकार को भेजा प्रस्ताव। सीरिया के खिलाफ प्रस्ताव पर रूस का वीटो। उच्च स्तरीय वार्ता में नहीं बन पाई आम राय। अमेरिका ने माना सबसे बुरे दौर में रूस के साथ रिश्ते। देखते हैं पहली खबर। आठ राज्यों में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उसने 4 राज्यों में 5 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 1 और कर्नाटक की दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, तो टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में एक सीट आई। जीत का यह जश्न बीजेपी को उपचुनाव में मिली कामयाबी का है। दिल्ली में राजौरी गार्डन सीट बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से छीन ली है। बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंदेला को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आम आदमी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर रही। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती है और मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बांधवगढ़ सीट जीत ली है। बांधवगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार शिवनारायण सिंह ने कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री सिंह को हराया। वहीं कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे के निधन से खाली हुई सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। यहाँ सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत विजयी हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के अरविंद भदौरिया को हराया। कांग्रेस के लोगों ने बड़ी मेहनत की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष था, जनता में असंतोष था। इसके अलावा बीजेपी ने हिमाचल की भोरंज, असम की धेमाजी और राजस्थान की धौलपुर सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने कर्नाटक की नंजगुड और गुंडलपेट सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। नंजनगुड सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार काले एन केशव मूर्ति ने बीजेपी के प्रत्याशी श्रीनिवास प्रसाद को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं गुंडलपेट सीट पर एमसी मोहन कुमारी ने जीत दर्ज की है। We will definitely the result has given us more strength so that we will face the election in 2018 more stronger and come back to power. We have never expected that Srinivas Prasad is going to lose in such a big way. And we tried our level best, but you know what all things happened last 3-4 days. पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस की चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साइमन मरांडी विजयी हुए हैं। इन सभी सीटों पर 9 अप्रैल को उपचुनाव कराए गए थे। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उपचुनाव के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, राजनीतिक संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड से। अदिति, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं, दिल्ली से अगर मैं शुरुआत करूं, जहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, दिल्ली के लिहाज से क्योंकि एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं, कैसे आप देखती हैं इसे? ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उपचुनाव अधिकतर राज्य सरकार जो सत्तारूढ़ है उसके फेवर में जाता है जी। लेकिन इस उपचुनाव के दौर में हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि या तो चुनाव के से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले
ऑपोजिशन में चले गए हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीनिवास प्रसाद, जो कि एक बहुत ही माने कांग्रेस के नेता थे, और वो बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव में हार गए। उधर आम आदमी पार्टी का जो आपने जिक्र किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ज़मानत ही जब्त हो गई है। हो सकता है कि उपचुनाव एक ऐसे इलाके से हुआ है जहाँ की आम आदमी पार्टी शायद इतनी पॉपुलर नहीं थी। पिछली बार तो एक झोंके में बहुत सारे लोग जीत गए, लेकिन अब समय आ रहा है उस टेस्ट को, यानी कि दिल्ली में कहा जाए कि फिजा बदलती दिख रही है। तो अब उपचुनाव के नतीजे को देखें तो लग तो ऐसा ही रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है दिल्ली में, मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी को ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में मार्जिन बहुत कम रहा है, और ख़ासतौर पर जो एक सीट है अटेर की, वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस जीती है, कैसे से देखेंगे? क्या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की जो फाइट थी, जिसमें पहले बीजेपी को काफ़ी एज थी, वहाँ पर अब मुकाबला बहुत ही कांटे का है, कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है? कांटे का है ऐसा तो कहना मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है, लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस ने ज़मीन गंवाई थी वो अब उसे वापस मिल रही है, और ये हमें कई तरीके से दिख रहा है। अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है कि हम शराबबंदी करेंगे, वो भी इस डर से किया गया है कि उनको भी लग रहा है कि स्थिति को थोड़ी डावाडोल हो रही है उनकी। उसके अलावा एक सतत देखा जाए तो एक लगातार मार्जिन कम होती चली जा रही है बीजेपी की, और मेरे ख्याल से ये खतरे की घंटी है। क्या एक लंबा समय जब कोई पार्टी सत्ता में है तो उसका ये स्वाभाविक दिखता है, लेकिन जीतना तो चाहिए, और अगर सत्ता में है और अगर काम ठीक ठाक कर रही है तो फिर तो निश्चित रूप से जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मार्जिन लगातार कम हो रही है, इसका मतलब लोगों का समर्थन, जितने लोगों ने पहले समर्थन दिया था वो घटता जा रहा है। और छोटी पार्टियों के लिए भी जो सीटें मिली हैं उनको खासतौर पर इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि हिमाचल में जहाँ पर बीजेपी जीती है, राजस्थान में बीजेपी जीती है, लेकिन जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत लड़ती रही हैं वहाँ पर स्थिति अभी भी सुखद नहीं दिख रही है बड़ी पार्टियों के लिए। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीतना है मेरे ख्याल से बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट होगा उस राज्य के लिए, क्योंकि झारखंड के लोगों जहाँ जो रिपोर्ट हमें मिल रही है वो तो यही है कि आपने पहली बार झारखंड के, जब से झारखंड राज्य बना है तब से पहली बार एक नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है, और इसका रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर जिस तरह से ज़मीन से संबंधित पॉलिसीज़ मुख्यमंत्री ने लागू किए हैं वो भी मेरे ख्याल से जनजातियों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा है और इस वजह से जीत गए, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। वेस्ट बंगाल में बात करूं, टीएमसी जीती ज़रूर है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वोट शेयर बीजेपी का, जो पिछली बार इसी सीट पर 9% के आसपास था, इस बार 30% बीजेपी को वोट मिले हैं। क्या पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी तेजी के साथ फैलाव की ओर है, जमीन उसकी मजबूत होती जा रही है? कोशिश तो हो रही है और मेरे ख्याल से कुछ हद तक सफल भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से वो जो हथकंडे अपना रहे हैं बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी से संबंधित संस्थाओं के लोग, वो मेरे ख्याल से सबके लिए एक लाल निशान सा है, एक लाल बत्ती सी जल रही है कि अब इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, ये ऐसा लगता है कि क्या हाशिए की तरफ बढ़ रही हैं, और जो लेफ्ट का एक दबदबा हुआ करता था उसकी जगह अब बीजेपी वहां पर बढ़ती दिख रही है, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट के समर्थक बीजेपी को वोट दे रहे होंगे। एक नई पीढ़ी समर्थकों की बीजेपी में, बीजेपी के समर्थकों की जागरूक हुई है, और मेरे ख्याल से एक जो लोग
पुराने ज़माने में लेफ्ट की ओर जाते थे वो अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर। लोकसभा सीट के 38 बूथों पर आज फिर मतदान हुआ। इन बूथों पर महज 2% ही वोट पड़े, जबकि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। श्रीनगर सीट पर रविवार को उपचुनाव के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी और भीड़ ने करीब 100 मतदान केंद्रों को तोड़फोड़ किया था। इस दौरान झड़प में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया था। वोटों की गिनती 15 अप्रैल को होगी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा। फैसले के खिलाफ दायर होगी सैन्य अदालत में अपील। बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी सरकार। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में मिलेगा कुलभूषण को न्याय? देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और राज्य में निकाय चुनाव के लिए नई ईवीएम की मांग की है और ऐसा न हो पाने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सुझाव दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी 2006 के पहले की ईवीएम मशीनें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर गुरुवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बीएसपी की ओर से दायर याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और मामले की जांच की मांग की गई है। We have taken several grounds, including challenging the introduction of the EVM and not bringing the VVPAT in all the seats, in spite of directions of the Honorable Supreme Court. We have a sorry and sad state of affairs where the government has not released funds to buy the VVPAT paper trail machines, and only about 58,000 paper trail machines exist against an EVM list of about 16 lakhs. केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दावे को खारिज किया है। हारने के बाद निराश होकर, हताश होकर सरकार के खिलाफ गलत प्रचार करना शुरू किया है। अभी जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, गोवा और मणिपुर में 4 स्टेट्स में बीजेपी जीत के सरकार बनाया, वो भी वो पच नहीं पा रहे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बजट सत्र के दौरान संसद में भी ये मामला उठा था। बुधवार को कई विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति से शिकायत की थी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में सूखे से जूझ रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आज फटकार लगाई। कोर्ट ने किसानों को राहत देने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे किसानों को 1 महीने का वक्त पूरा हो गया। तमिलनाडु में किसानों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और 2 मई तक जवाब तलब किया है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर के किसानों के धरने का 1 महीना पूरा हो गया है। उनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। इनके समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी धरने पर है। We will continue our resistance till our goal is achieved, till our problem is solved, till the Prime Minister sees us and accepted our requisition. And if he will do anything for us, then we will leave. We will be here till our death. For the past 31 days, we are sleeping in the road. You are seeing this is road. साल भर मेहनत करते सालों साल और 1 घंटे में पूरा ओले की बारिश ने बर्बाद कर दिया। तो ये कुदरत का नेचुरल एंड मैन-मेड क्लाइमेटी ये बहुत ही मतलब पैमाने में है। तो इसको मतलब एक सोल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने कदम उठाना पड़ेगा और इसमें कर्जा माफ करना चाहिए।
इससे पहले 4 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सहकारी बैंकों से कर्ज लिए सभी किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। तमिलनाडु में पिछले 2 साल से सूखा पड़ा है, इसके चलते कई किसानों ने आत्महत्या की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीएसई को एईटी यानी कि नीट परीक्षा में उर्दू को शामिल करने के लिए कहा है। हालांकि इस बार होने वाली परीक्षा में उर्दू भाषा परीक्षा में नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि अगले साल 18-19 में ये परीक्षा उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे उर्दू को शामिल करने में कोई एतराज़ नहीं। अभी तक नीट की परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में होती है। सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए फिर कोशिश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में दोनों देश राजनयिक माध्यमों से संपर्क में हैं। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए 13 बार काउंसलर भेंट के लिए निवेदन किया गया, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना। हालांकि मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को सशर्त काउंसलर भेंट की पेशकश की थी। We are obviously in touch with Pakistan through our High Commission, and we are pursuing this matter through our High Commission right now. कि ये जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखा है, देश की भावनाओं और देश की लीडरशिप की जो भावनाएं हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उसके ध्यान में जो हमने ये लक्ष्य अपने सामने रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों अंशधारकों के लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ बोर्ड ने फैसला किया है कि ईपीएफओ की स्कीम में 20 साल या फिर इससे अधिक समय तक राशि जमा कराने वालों को लॉयल्टी कम लाइफ के तहत 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। साथ ही आजीवन अक्षमता का शिकार होने पर 20 साल से कम समय तक ईपीएफओ में योगदान करने पर भी ये अतिरिक्त फायदा अंशधारक को मिलेगा। ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने यह भी सिफारिश की है कि अंशधारक की मौत हो जाने पर 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम समय शोध भी मुहैया करवाया जाए। सिफारिशों को सरकार की अनुमति के बाद लागू किया जाएगा और इसे शुरू में 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाना है और इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ सभी सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। शुंगलू कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के प्रशासनिक फैसलों में नियमों की अनदेखी, मंत्रियों के दफ्तर में की गई नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। कहां का ये भ्रष्टाचार का से लड़ने की ढोंग करने वाली ये पार्टी है। इन लोगों ने किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार को फैलाया है, इसकी हम लोगों ने बात करी और निवेदन किया कि एफआईआर लॉन्च होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, क्योंकि शुंगलू कमेटी ने भी इसको गंभीर आरोप और गंभीर अनियमितताओं को बताया है। और मार्च में निर्यात में 27.6% की तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने कुल निर्यात 29.23 अरब डॉलर का रहा। पेट्रोलियम, कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स और आभूषणों का अच्छा खासा निर्यात हुआ। आयात में भी 45.25% की बढ़ोतरी हुई। ये 39.66 अरब डॉलर रहा। वहीं व्यापार घाटा 10.43 अरब डॉलर का रहा। सीरिया पर अमेरिका और रूस के बीच खाई बढ़ती जा रही है। सीरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया। उधर मॉस्को में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर आम राय भी नहीं बन सकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने सीरिया के खिलाफ मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रखा था। इसमें रासायनिक हमले की जांच में सीरिया सरकार को सहयोग करने को कहा गया था। सीरिया के पक्ष में रूस ने 8वीं बार वीटो का प्रयोग किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 10 और विरोध में 2 वोट पड़े। चीन समेत 3 देश बैठक से गैर हाजिर रहे। It is Russia to stop covering for Assad. It is long past time for Russia to push seriously for peace and not continue to be part of the problem. Ну просто с большим удивлением. Никто не выезжал на сцену преступления. Ну откуда вы знаете? It has been our consistent position that the use of chemical weapons by anyone, anywhere, under
any circumstances should not happen, and any perpetrator of such an act should be held accountable. सुरक्षा परिषद की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन रूस के दौरे पर थे। मॉस्को में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की, लेकिन सीरिया और राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य पर आम राय नहीं बन सकी। More and more evidence continues to be gathered. It is possible that the threshold necessary to charge individuals, including Bashar al-Assad, may be achieved. Если с ИГИЛ действительно нужно бороться и можно ИГИЛ победить, не пытаясь свергать режим, то, свергнув режим, вполне можно не то что не победить ИГИЛ, а... अमेरिका और रूस का मानना है कि उनके रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Russia is a strong country. We're a very, very strong country. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал. सीरिया में 4 अप्रैल को खान शेखून शहर में रासायनिक हमले में 31 बच्चों समेत 86 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने हमले के लिए असद सरकार को दोषी माना था और सीरिया सरकार पर पहली बार मिसाइल हमला किया था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी में है और चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, तो उत्तर कोरिया ने दोहराया है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ अमेरिकी युद्धपोत के बढ़ने के साथ ही इलाके में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच अमेरिका ने युद्धपोत रवाना किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया को लेकर धैर्य जवाब देता जा रहा है। We talk trade, we talk a lot of things, and I said the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too. उत्तर कोरिया के परमाणु मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस मामले में चीन उसकी मदद करेगा। बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को अच्छे कारोबार का लाभ देने का वादा किया है। हालांकि चीन एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहा है। 我相信你非常清楚，中方一向反对在国际事务中动辄使用单边制裁的做法。当然，我们尤其反对这些单边制裁损害中方的利益。 तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने भी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति सैन्य अभ्यास देखने पहुंचे। जापान ने आशंका जताई है कि उत्तर कोरिया सरीन गैस से लैस मिसाइल से हमला कर सकता है। この着弾させるという能力については、すでにこの北朝鮮は保有している可能性があるわけでございまして。 अमेरिकी चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि वो हमलावर देश के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज पूरे देश में बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को देश के अलग अलग इलाकों में किसी न किसी तौर पर मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के लोग इस दिन को नए साल की शुरुआत मानते हैं और इसे पुथांदू के नाम से मनाते हैं। असम में आज का दिन बिहू के तौर पर मनाया जाता है, तो केरल में इस दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है और इसे मलयाली न्यू ईयर विशु के नाम से पुकारा जाता है। पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत और देश भर में फसल कटाई के मौसम के अवसर पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार सभी के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।